राजा बनकर राज करना तो हर कोई चाहता है, परंतु इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य यदि कोई है तो वो राज करना ही है। इसके लिए ढेर सारी दौलत होना भर ही काफी नहीं है और न ही शक्ति होना भर ही काफी है। राज करने के लिए एक विशाल हृदय का स्वामी होना भी आवश्यक है। हमारे अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए कि हम यदि अपने सामने किसी पीड़ित व्यक्ति अथवा जीव को देखें तो स्वयं की अवस्था को भूलकर भी उसकी सहायता करें, और न सिर्फ सहायता करें वरन उसे उस अवस्था में पहुंचाने वाले कारण का निवारण कर उसे न्याय भी प्रदान करें। किंतु स्मरण रहे, किसी भी कारण से हमारे मन में न तो अपने कृत्य के लिए अहंकार उत्पन्न होना चाहिए और न ही सामने वाले को यह अनुभव होना चाहिए कि हमने यदि उसकी सहायता की है तो हम उससे महान है अथवा वो हमसे छोटा है। विजय राघवगढ़ के महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने दोनों पुत्रों को एक राजा के गुणों के बारे में बता रहे थे। छोटे राजकुमार अक्षय गुण प्रताप सिंह तो पिता की सारी बातें ध्यान से सुन और समझ रहे थे, परंतु बड़े राजकुमार परिजात प्रताप सिंह अपना सिर झुकाए धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। पिता की ऐसी समझाइश को मजाक समझना और उसे हंसी में उड़ाना उनकी पुरानी आदत थी। महाराज भी उनकी इस आदत को अच्छे से जानते थे, मगर फिर भी वो चुप रहते थे क्योंकि परिजात में एक राजा बनने के सभी गुण पहले से ही मौजूद थे। कई बार वो खुद भी अपनी व्यस्तता की वजह से अपनी प्रजा को समय नहीं दे पाते थे, पर परिजात के लिए प्रजा सबसे पहले आती थी। प्रजा के लिए वो खुद को भी भुला देते थे। यहाँ तक कि जब समस्त विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था और सब लोग खुद को सुरक्षित करने में लगे हुए थे, उस समय भी राजकुमार परिजात सब भूलकर लोगों की सेवा में जुटे हुए थे। जहाँ बाकी राज्यों से प्रवासी मजदूर काम और पैसे के अभाव में अपने अपने शहरों को लौट रहे थे, वहीं विजय राघवगढ़ के लोग न सिर्फ एक सुरक्षित स्थान पर बैठे थे वरन भरपेट भोजन का भी लाभ उठा रहे थे। इसके साथ ही वो लोग भारी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का निर्माण कर रहे थे। कुछ अन्य लोग जो ये सब नहीं कर पा रहे थे वो भी साफ सफाई के कामों में लगे हुए थे या फिर लोगों को घर घर जाकर चीजें पहुंचा रहे थे, और इस सब के पीछे राजकुमार परिजात की ही मेहनत थी। इस सब के बाद भी वो उनकी राजशाही का मजाक उड़ाते थे और खुद को इस राजशाही और रियासत से दूर रखने की कोशिश करते थे। महाराज ने तो उनकी मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया, पर बड़ी रानी हुकुम से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे टोक दिया, कुमार ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? आपको नहीं लगता इस तरह महाराज साहब हुकुम की बातों पर हंसकर आप उनका अपमान कर रहे हैं? क्षमा बड़ी माँ साहब, परंतु हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करने अथवा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। फिर आपकी हंसी का क्या मतलब है? क्षमा कीजिएगा अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो, परंतु हम 2022 में रह रहे हैं और एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, फिर भी ये राजशाही का स्वांग क्यों? परिजात की बात का उत्तर उनके पिता महाराज ने दिया, आपकी बात सत्य है कुमार, परंतु ये राजशाही हमारी निजी संपत्ति अथवा हमारी निजी सोच नहीं है। हम और हमारी तरह बाकी के राजघरानों ने भी स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात अपना विलय भारतवर्ष में करने की सहमति दे दी थी, परंतु हमारी रियासत की जनता हमारे पूर्वजों के कर्मों और उनकी कीर्ति को कभी भूल नहीं पाई, और आज स्वतंत्रता के 75 वर्षों पश्चात भी वो हमें अपने महाराज के रूप में ही चित्रित करती है। अपनी समस्याओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व हमारे सामने फरियाद करती है। अब ये चुनाव हमें करना है कि हम क्या चाहते हैं। अपनी प्रजा की सेवा करते हुए अपने ही पूर्वजों की यश कीर्ति को बढ़ाने का अथवा अपनी प्रजा से मुंह मोड़कर उनकी कीर्ति को मिट्टी में मिलाने का। महाराज के तर्क पर परिजात चुप हो गए थे। महाराज ने उन्हें आगे बोलना शुरू किया, देखिए ये सत्य है कि कुमार अक्षय गुण हमारे स्वर्ग वासी बड़े भाई साहब हुकुम की संतान है और हम महज एक कार्यवाहक राजा, इसलिए कायदे से तो अब हमें उन्हें ये गद्दी सौंप देनी चाहिए, परंतु वो इस रियासत के अन्य राजकुमारों से छोटे हैं, अतः हमारे सभी राजकुमार सिंहासन के दावेदार हैं। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि इस नवरात्रि के अवसर पर सभी कुमारों के बीच प्रतियोगिता होगी और जो भी कुमार इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेगा उसे ही सिंहासन सौंपा जाएगा।
क्षमा करे भाई साहब, परंतु कुमार अजय और कुमार विजय से ऐसी भी क्या भूल हो गई जो आपने बिना उनकी क्षमता को परखे ही उन्हें प्रतियोगिता के बाहर कर दिया। अरे हमारे पुत्र भले ही सिंहासन नहीं प्राप्त कर पाए, परंतु राजकुमारों को चुनौती तो दे ही सकते हैं न। अब अगर कोई चुनौती देने वाला ही नहीं हो तो मुकाबला कैसा। महाराज की बहन और बुंदेलखंड रियासत के राज परिवार की छोटी बहू दमयंती ने बीच में ही कहा। कुमार अजय और कुमार विजय उनके पुत्र थे। वैसे तो उनका ससुराल हर तरह से संपन्न था और उनका बिजनेस भी काफी फैला हुआ था, परंतु कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था और अब वो अपने ससुराल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने मायके में सेंध लगाने की तैयारी में थी। महाराज भी ये बात समझते थे, मगर उनकी आखिरी की बात से मजबूर थे। हमें उनकी उपस्थिति से कोई समस्या नहीं है, परंतु जहां तक हमें ज्ञात है वो दोनों तो अभी अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हुए हैं न। परंतु भाई साहब, कुमार अक्षय गुण भी तो अभी ही अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और फिर कुमार परिजात को भी तो MBA करना था न, और बाकी के कुमार भी अभी शिक्षा ग्रहण ही कर रहे हैं। आप अपने सियासत और राजशाही के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते न। महाराज अच्छी तरह जानते थे कि इस समय उनका राज्य कितने सारे षड्यंत्रों से घिरा हुआ था। कोरोना महामारी का असर अन्य रियासतों और व्यावसायिक घरानों की तरह ही उन पर भी पड़ा था, परंतु उन दिनों में राजकुमार परिजात ने जिस तरह चतुराई से तत्कालीन आवश्यक वस्तुओं के निर्माण एवं व्यापार का कार्य शुरू किया था, उससे कुछ हद तक उनका नुकसान कम हुआ था। इसके अलावा जिस तरह से राजकुमार परिजात ने समस्त प्रजा का निर्वहन किया था, देश विदेश में उनकी ख्याति फैल गई थी, परंतु उनके विरोधियों और सह व्यापारियों को ऐसा लगने लगा था कि उनके पास जरूर कोई छिपा हुआ खजाना है, जिसकी वजह से इस तरह लुटाने के बाद भी विजय राघवगढ़ में इस महामारी का कोई असर ही नहीं दिख रहा था। इसलिए वो लोग उनके राज्य और व्यापार को हथियाने की कोशिश में लगे थे। वहीं उनके राज्य में भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें राजकुमार परिजात से चिढ़ थी और वो उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। इनमें उनकी अपनी बहन और भाभी भी शामिल थी। इसलिए ही वो ये प्रतियोगिता रखवाना चाहते थे, जिससे कि राजकुमार परिजात अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके और उनके विरोधियों का मुंह बंद हो सके। अब महाराज तो सिर्फ 2 भाई और 1 बहन थे, परंतु उनके पिता साहब के 3 और भाई थे और उन तीनों के बच्चों को भी प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलने वाला था। यानी कायदे से अगर यह प्रतियोगिता होती तो 8 प्रतिभागी होते, पर अब कुमार अजय और कुमार विजय के भी प्रतियोगिता में शामिल होने से 10 प्रतिभागी हो गए थे। उन्होंने बस हाँ में सिर हिलाया और राजकुमार परिजात और राजकुमार अक्षय गुण को उनकी पाई के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी। प्रतियोगिता की घोषणा होते ही पूरे राज परिवार में षड्यंत्रों की योजना तेजी से बनने लगी थी। वीरेंद्र प्रताप के पिता 4 भाई थे, चंद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, गजेंद्र प्रताप सिंह और भीष्म प्रताप सिंह। इनमें चंद्र प्रताप सिंह सबसे बड़े थे, इसलिए गद्दी उन्हें ही मिली। उनके बाद उनके बड़े बेटे और खानदान के सबसे बड़े चिराग हरेंद्र प्रताप सिंह गद्दी के हकदार हुए, परंतु राज तिलक के 10 वर्षों में ही एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके पुत्र अक्षय गुण की आयु 7 वर्ष की थी और परिजात की उम्र 10 वर्ष की थी। इसके अलावा रुद्र प्रताप के बेटे भैरव के पुत्रों की आयु अच्युत 6 और आदित्य 4 वर्ष थी। गजेंद्र प्रताप के बेटे अशोक के पुत्र अरुण की आयु 5 वर्ष थी। भीष्म के बड़े बेटे देव के पुत्रों हर्ष की आयु 10 वर्ष और कनिष्क की आयु 8 वर्ष और कीर्ति प्रताप के पुत्र माधव की उम्र 9 वर्ष थी। अब इतने छोटे बच्चों को तो राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उस समय भी एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें सभी भाइयों भैरव प्रताप, अशोक सिंह, देव प्रताप सिंह एक होगा और वो राजा कौन होगा इसका निर्णय एक प्रतियोगिता के आधार पर होगा। इस तरह उन्होंने उस समय उठ रहे सभी विरोधों को भी शांत कर दिया और दोनों राजकुमारों को भी हत्या की आशंका से सुरक्षित कर दिया। परंतु ये सब कुछ बस क्षणिक ही था, क्योंकि उनके राज संभालने के कुछ समय बाद ही एक बार फिर महल में षड्यंत्र शुरू हो गए थे।
महाराज अपनी तरफ से अपनी भाभी की सभी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वहन करते थे, परंतु उनके विरोधी बड़ी रानी के सामने इस तरह वर्णन करते जिससे उन्हें लगता कि महाराज ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि जब वो परिजात को सिंहासन सौंपे तो उनके एहसान तले दबे होने की वजह से वो उनका विरोध न कर सके। बार बार इन बातों को सुनकर बड़ी रानी को भी ये सत्य लगने लगा था और अब वो परिजात से मन ही मन नफरत करने लगी थी। अब सिंहासन हासिल करने की राह में सबसे कमजोर दावेदार कुमार अक्षय गुण थे, परंतु महाराज की तेज नजरों की वजह से उन पर सामने से वार करना मुश्किल था, इसलिए उन्हें दूसरी तरह नुकसान पहुंचाया जाने लगा था। कभी उनकी साधारण विटामिन की गोलियों को नींद की गोलियों से बदल दिया जाता तो कभी उनके दूध में कोई दवा मिला दी जाती। इन दवाओं के इस्तेमाल से उन्हें कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं होती थी, परंतु उनकी शिक्षा का नुकसान जरूर होता था और उनके विरोधी यही तो चाहते थे कि न सिर्फ वो प्रतियोगिता में सबसे कमजोर प्रतिभागी साबित हो बल्कि वो नए राजा और उसके निर्णयों का भी विरोध न कर पाए और चुपचाप से सिंहासन के गुलाम बनकर रहे। इसके अलावा वो लोग वर्तमान महाराज के निर्णयों पर भी बार बार उंगली उठाते रहते थे और बार बार उन पर मनमानी करने और अपने फैसलों में अपारदर्शिता का आरोप लगाते रहते थे। अब सिर्फ कार्यवाहक राजा होने की वजह से उन्हें अपने हर निर्णय पर सबकी राय लेनी पड़ती थी, जिसे वो लोग अपनी मर्जी से कोई भी कारण बताकर रुकवा देते थे। इस बीच सभी राजकुमार बड़े होने लगे थे और उनकी शिक्षा रियासत के ही विद्यालय में हो रही थी, जहां उन्हें न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल हो रहा था वरन उन्हें मार्शल आर्ट और अनेक तरह के शास्त्रों को चलाने की भी शिक्षा मिल रही थी। महाराज स्वयं भी उनकी शिक्षा का ध्यान रखते थे और उन्हें खुशी होती जब कुमार परिजात सभी क्षेत्रों में अव्वल आते थे, परंतु कुमार अक्षय गुण की धीमी प्रगति को देखकर उन्हें निराशा होती थी। आप बिल्कुल चिंता न करें, नया राजा कुमार अक्षय गुण ही बनेंगे। आवाज सुनकर महाराज अपनी सोच से बाहर आए तो खुद को अपने स्टडी में बैठा पाया। उनके ठीक सामने खड़े कुमार परिजात मुस्कुरा रहे थे। रात बहुत हो गई है, अब आप आराम करें। कैसे आराम करूं बेटा, जब मैं जानता हूं कि मेरे दोनों पुत्र कितने षड्यंत्रों से घिरे हुए हैं, फिर मैं कैसे? महाराज ने निराशा में डूबे हुए कहा तो परिजात उनके सामने जमीन पर बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, हो ये वही जो राम रची राखा, और राम ने कुमार अक्षय गुण के हाथों में इस रियासत की बागडोर लिख रखी है तो वो तो उन्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, पर उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकता। उसकी बातें सुनकर महाराज व्यंग से मुस्कुरा उठे और बोले, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कुमार, बाकी आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कुमार अक्षय गुण कितने अयोग्य हैं। जितने समय में वो तलवार उठाते हैं उतने समय में तो कुमार अच्युत या फिर कुमार आदित्य उन पर वार कर उनकी तलवार दूर फेंक देते हैं, जबकि वो दोनों उम्र में उनसे भी छोटे हैं। ऐसे में वो स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे, और जो स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकता वो प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? उनकी और प्रजा की रक्षा करने के लिए ये कुमार परिजात है न। परंतु आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जो राजा खुद का ही भरण पोषण नहीं कर सकता वो अपनी प्रजा का पोषण कैसे करेगा? एक काम करते हैं, जो प्रतियोगिता 3 साल बाद होने वाली थी उसे कल से ही शुरू करते हैं और आज के बाद रियासत सभी कुमारों के सिर्फ कॉलेज के फीस की ही जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था उन्हें खुद करनी होगी। बकवास बंद करो कुमार, तुम जानते हो अपने सभी काकाओं को, वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वो तो बस यही चाहते हैं कि रियासत उनकी सभी नाजायज मांगों को भी बिना किसी सवाल के मान ले। इसका मतलब वो लोग इस प्रतियोगिता का विरोध करेंगे। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि ये प्रतियोगिता हो। फिर क्या समस्या है? आप अपनी मर्जी से किसी को भी राजा चुनिए। परिजात ने नौटंकी करते हुए कहा तो महाराज उसे गुस्से से घूरने लगे तो परिजात भी अपनी एक गाल पर उंगली रखकर और एक तरफ गर्दन झुकाकर इधर उधर हिलने लगा। कुछ पल उसे घूरने के बाद महाराज भी हंस पड़े और बोले, तुम किसी को भी थोड़ी देर के लिए भी परेशानी में नहीं छोड़ सकते न परी। परी का तो काम ही यही होता है न। परिजात को जन्म देते समय ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और तब से महाराज ने उसे माता और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की थी और उसे लाड से परी बुलाया करते थे। बचपन में कुमार इस बात पर चिढ़ जाया करते थे, पर धीरे धीरे उन्हें भी महल की साजिशें समझ आने लगी थी और वो वाकई एक परी की तरह अपने पिता की उलझनों को सुलझाने लगे थे और आज भी उन्होंने यही किया था। इसलिए महाराज ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। परिजात ने उन्हें उनकी दवाएं दी और आराम करने का बोलकर कमरे के बाहर चला गया।
करने का बोलकर कमरे के बाहर चला गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इस कहानी को लाइक एंड कम से कम एक शेयर जरूर करें। Thanks for watching the story Folded Hands, Folded Hands, Folded Hands, Folded Hands, Folded Hands, Folded Hands, Folded Hands.